हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BEGAE 182 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। और इस वीडियो को बनाने का एक मकसद और भी है कि मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको। इसकी और भी वीडियोस मैंने बना रखी है। वो वीडियोस मैंने सर्च करके देखा, इंटरनेट पे नहीं आ रही थी, गूगल पे और यूट्यूब पे भी। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट वीडियोस है काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें ऐसे हैं, क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके ज़रूर देखना उस वीडियो को। आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप उनको देखते हैं तो। ठीक है, आज जो क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर का होने वाला है। इससे पहले मैंने जून और दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने करा रखा है। आप जाके एक बार देख लेना ज़रूर, आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग बता ही देंगे कि क्या होती है, पर फिर भी एक फॉर्मल तरीके से लिखना उसमें अलग बात है। आपको मुझे ये भी कहना है कि आप बस एक जो इंट्रोडक्शन है उसको आप संभाल लेना, और कंक्लूजन जो होता है बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। जो मेन बॉडी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आंसर्स वहीं से आते हैं आपके। तो अगर मेन बॉडी आपको याद है तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों लिख पाएंगे, राइट। तो इसमें क्या-क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है फेशियल इंप्रेशंस। ठीक है, कि आपका अपने फेस पे आप कैसे इंप्रेशन रखे हुए हैं आपने, कि आपकी स्माइल्स जो है वो दिखाती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, और देखो, अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। अगर आप एरोगेंस से अपनी आँखों को चौड़ा के अजीब तरीके से सामने वाले को देखते हो तो उसको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। एक कम्युनिकेशन का हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इसलिए मैं कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए बातों को कर रहा हूँ। ठीक है, तो फेशियल इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी से बात करें, तो आपको ऑब्वियसली उससे स्माइल करके बात करना चाहिए। आप आपको दिखाना है अपनी आँखों में कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सामने वाला व्यक्ति, ठीक है? इम्पोर्टेंस दिखानी होती है कम्युनिकेशन में, ये नॉन वर्बल तरीका है करने का। देखो, बात कोई भी कर रहा होगा, मुँह से बोलना नहीं कह रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल के बारे में, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखती है सामने वाले को, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है, ठीक है? नॉन वर्बल में, जिसमें कि आप मुँह से ना बोल के आप अपनी बॉडी से कुछ बोलते हैं, जैसे कि हम थम्स अप करते हैं कि हाँ, मैं समझ गया, या अलग-अलग इंप्रेशंस बनाते हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज है हमारी, ठीक है? इतना भी हम छोटे बच्चे नहीं है कि हमें ये भी ना पता हो कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और ये नॉन वर्बल क्या होता है, इतना तो हमें पता होता है। उसके बाद गेस्चर जो है, जैसे कि पॉइंटिंग आप किसी को कर रहे होते हो तो वो गेस्चर बहुत ज़रूरी है। आपका पॉइंटिंग करना ऐसा ना लगे कि सामने वाले को कि कोई गलत तरीके से पॉइंटिंग कर रहे हो आप, तो वो भी ना हो, ठीक है? और थम्स अप दिखाना, ठीक है? और भी मूवमेंट्स जो हम बॉडी से करते हैं, तो वो गेस्चर को दिखाता है कि आप किस प्रकार का गेस्चर इस्तेमाल कर रहे हो। अपने हैंड मूवमेंट्स को यूज़ करना, दिखाना कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये है वगैरह है। तो इस तरीके से जो गेस्चर का इस्तेमाल करते हैं वो भी नॉन वर्बल में आता है, ठीक है? बोलने के अलावा जो हम सारे काम करते हैं ना, उसको हम नॉन वर्बल में गिनते हैं हम, ठीक है? दूसरी चीज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप जिस तरीके से खड़े हो, यानी कि आपका जो पोस्चर है वो दिखाता है कि आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। मान के चलो कि मैं अगर आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ और अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और जगह पे देख रहे हो, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, आपकी जो बॉडी है, वो ऐसी शो कर रही है कि आप कहीं और जाना चाहते हो, पर मैंने आपको ज़बरदस्ती रोक के रखा है, तो वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है? यानी कि मैं आपसे आप मुझसे कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप तो क्यों पका रहे हो मुझे, ठीक है? आप मुझे आप इग्नोर कर रहे हो उस टाइम पे, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है ज़रिया है दिखाने का, ठीक है? और जैसे कि जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, जिस तरीके से हम बैठते हैं, हम अपना मूवमेंट करते हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें, जैसे कि हम कभी-कभी कंधे हिलाते हैं, तो ये आर्म्स का इस्तेमाल भी करते हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे पता है। तो इस तरीके से, ठीक है? हैप्पी होते तब भी हम प्रॉपर जो है मूवमेंट करते हैं। आई कॉन्टैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप किसी को अटेंशन देखो, बहुत दूर से आपकी आँखों को कोई देखता है ना? आपकी आँखों को, आपके हाथों को कि हाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जैसे कि कोई डिलीवरी वाला बंदा आता है, तो आप उसको बोलते हैं कि जब दूर से खड़ा होता है, तो वो बोलते हैं कि आप मैं हूँ, देखो मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है, मैं हूँ, ये देख हाथ हाथ हिला रखा है मैंने ऊपर देख। तो वो तरीका होता है आपको बताने का, और आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है, वो दिखाती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप सामने वाले में कितनी अच्छाई देख रहे हैं, कितनी बुराई देख रहे हैं, तो वो आँखों से भी झलकती है, ठीक है? पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है तो थोड़ा-सा स्पेस होना चाहिए हमारे बीच में लगभग, ठीक है? कुछ मीटर का स्पेस होना चाहिए ताकि सामने वाला भी ईज़िली हमसे बात कर सके, अनकम्फर्टेबल फ़ील ना करे, ठीक है? एक 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 पर्सनल स्पेस जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि हम चिपक रहे हैं सामने वाले से, तो उसको अनकम्फर्टेबल फ़ील हो सकता है।
हैप्टिक्स यानी कि आपका टच जो है बहुत ज़रूरी है, आप किस तरीके से टच करते हो सामने वाले को। एक होता है जेंटल टच, है ना? जैसे कि एक जेंटलमैन करता है, जेंटल वुमन करती है, आराम से, अच्छे तरीके से उसको। और एक हग होता होता है, हग भी बहुत प्रकार के होते हैं, हर हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग प्रकार के जो है मतलब मिलेन बनाए हुए हैं, हग्स बनाए हुए हैं कि आप किस तरीके से सामने वाले को बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो हम हग करते हैं। सबके लिए अलग-अलग है, अपनी फैमिली में आप देखते हैं, अपनी वाइफ़ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए अपना अलग-अलग हग होता है, ठीक है? तो अलग तरीके से करते हैं सबको। और हैंडशेक आप जब करते हैं तो उसका भी तरीका होता है हैंडशेक करने का, कॉन्फिडेंस दिखते हो आप, ठीक है? हैंडशेक करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। उसके अलावा वोकलिक्स यानी कि आपके टोन्स जिस तरीके से आप बोल रहे हो, है ना? अपने जैसे कि टोन होती है ना, एक बंदे की टोन होती है जो कि बहुत बुरी लगती है सुनने में। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि इसकी बातों में स्वाद नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा बात करने में इससे, एटीट्यूड लग रहा है इसकी बातों में, तो वो टोन होता है उसका मतलब। और आप किस तरीके से, किस स्पीड से आप बोल रहे हो, है ना? जो आपकी रिदम होती है बेसिकली, उसको हम यहाँ पे देखते हैं नॉन वर्बल में। आपके वॉल्यूम कैसा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हो आप, बहुत ही लंबी, बहुत लाउड आवाज़ में तो नहीं बोल रहे हो। अब देखो हर जगह पे अपना जो वॉल्यूम्स होते हैं वो अलग-अलग होती है। अब जैसे कि आप 2 बंदे हो तो आराम से आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आपके सामने पूरी क्लास बैठी हो, है ना? आप पढ़ाने वाले हो, तो आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप किसी ग्राउंड में खेल रहे हो, तो बहुत दूर आपसे कोई व्यक्ति है, आपको उसको बताना है कि ओ कैच पकड़, जैसे ग्राउंड में हम क्रिकेट वगैरह देखते हैं, तो वो एक लाउड आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है हम आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो हो जाते हैं, तो वो हम इसको नॉन वर्बल में गिनते हैं, ठीक है? आर्टिफैक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस यूज्ड टू कन्वे अ, मीनिंग्स यानी कि कोई भी, जैसे कि आपकी यूनिफ़ॉर्म है, जैसे कि हम स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, तो वो बिना बोले आप किसी से बोलो भी मत, तब भी वो समझ जाएँगे कि आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है? आप किसी ऑफ़िस में काम करते हो, जैसे कि बहुत सारी एयरलाइन्स है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एयरलाइन्स का भी। अब जैसे कि इंडिगो है एयरलाइन्स जो है एक, और अकासा है, स्पाइस जेट है, बहुत सारी एयरलाइन्स है इंडिया में। अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो केबिन क्रूज़ होते हैं उसमें, ठीक है? ग्राउंड स्टाफ होते हैं, केबिन क्रूज़ होते हैं वहाँ पे एविएशन में। तो उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो अलग होता है। आप उनको देख के बोल सकते हो कि केबिन क्रू है, राइट? तो उनका अलग तरीका होता है ड्रेसिंग करने का। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है छोटा-सा इतना-सा, वैसे 50 नंबर का पेपर आता है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं दिखाना भूल गया था, सॉरी। ये आपका पेपर है, ठीक है? 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता। 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलते हैं आपको, बहुत सही जो है बना रखा है टाइमिंग, कोई कम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कम है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, यही है, पहला क्वेश्चन नॉन वर्बल के बारे में। और सेकंड जो है वो है आपका बैरियर्स, जो मैं आपको कराने वाला हूँ, बैरियर्स टू कम्युनिकेट, ठीक है? एक नोट लिखना है, नोट की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। तो बैरियर्स जो है मतलब जो आपकी कम्युनिकेशंस में रुकावट पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है, मैं आप एक चीज़ को बताना भूल गया कि आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है? जैसे कि मैंने फेशियल इंप्रेशन बताया, तो मैंने जो कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, उसे आपको जो है अपने आंसर्स में लिखना होता है, ठीक है? जैसे कि आपने फेशियल इंप्रेशन एक पॉइंट बनाया, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, 2-3 लाइन में कर देंगे तो आपको ईज़िली पेज भर जाएगा। 3 पेज मिनिमम आपको भरना है, मतलब काफ़ी है, 3 पेज के हिसाब से ये ठीक है, इतना आप भर देंगे तो भी आपका नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है? 4 पेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 पेज ही होता है बेसिकली 50 नंबर के पेपर में। ठीक है, तो बैरियर्स में सबसे पहले आता है नॉइज़। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, अगर जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कभी-कभी, तो अगर पीछे से कोई नॉइज़ आ रही है जो कि कंटिन्यूअसली आ रही है, तो वो आँखों पे चुभती है, सॉरी कानों पे चुभती है हमारे, और दिक्कत पैदा करती है, समझने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है उसकी वजह से। तो नॉइज़ बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो ये एक रुकावट पैदा करती है। अब नॉइज़ में आप ट्रैफिक में खड़े हो सकते हो, तो वहाँ पे आपकी रुकावट आ रही है बात करने में। ठीक है? और कहीं बहुत ज़्यादा रश है, बिज़ी एनवायरनमेंट है ना? जैसे कि स्टेडियम जो होता है ना, वहाँ पे ट्रैफ़िक तो नहीं होता, पर वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि भई सब लोग शोर मचा रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं अपनी टीम को, तो वहाँ पे नॉइज़ पैदा होता है। तो जैसे कि कोई फ़ोन पे बात करता है तो उसको सुनाई नहीं देता सामने वाले को, तो दिक्कत होती है। उसके अलावा टेक्निकल लैंग्वेज भी हो सकती है कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामने वाले को पता ही ना हो। अब जैसे कि साइंस है, तो साइंस में जैसे कि डॉक्टरी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है, जो हम बोलते हैं उससे वो काफ़ी अलग है ना।
लेकिन वो लोग हमें जो है वो जो बताते हैं वो हमारी लैंग्वेज में बताते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है बात करने की। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनकी जो टेक्निकल शब्द है वो अलग-अलग हैं, है ना? अब जैसे कि शेर है, चीता है, इनके लिए ना एक अलग जो वर्ड है ना साइंस में वो दिया हुआ है, पर वो हमें याद नहीं रहता, ज़रूरत भी नहीं है हमें याद करने की। तो टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नॉर्मल कन्वर्सेशन में। अगर हम करते हैं तो सामने वाले के लिए बैरियर पैदा करता है। दूसरी चीज़ पूअर लाइटनिंग और अनकंफर्टेबल टेम्परेचर, यानी कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप किसी से बात कैसे कर पाओगे, है ना? और लाइटनिंग की कमी है, पता चल रहा है अंधेरा है और आप कैसे उसके सामने वाले को देख पाएँगे, राइट? तो फिर बात करने में बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा एक्सेंट जो है आपका, यानी कि जैसे कि कुछ लोगों का अमेरिकन एक्सेंट होता है, कुछ का अफ्रीकन होता है, कुछ लोगों का यूरोपियन होता है, ब्रिटिश जो एक्सेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उनका अलग-अलग एक्सेंट होता है। तो जब हम उनसे बात करेंगे तो अगर हमें इंग्लिश आती है बेशक, लेकिन उनका एक्सेंट ऐसा होगा कि हमें समझ में ही नहीं आएगा, है ना? मतलब वो कुछ शब्द ऐसे बोल जाएँगे कि वो हमें पल्ले ही नहीं पड़ेंगे कि क्या बोल दिया इसने। तो ये एक एक्सेंट और जो प्रोनंसिएशन है उसमें बदलाव हो सकता है, ये भी हमें ग्रामेटिकल बदलाव भी जो है हमें प्रॉब्लम पैदा करता है, बैरियर्स करता है सामने। जो अगर हमारी वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमें नहीं आते तब भी हमें दिक्कत होती है, ठीक है? बहुत सारे शब्द जो हैं हमें उसका मतलब नहीं पता होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, हम समझ नहीं पाते कन्वर्सेशन में क्या बात हुई थी, क्योंकि हमें वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता थी। फॉल्टी इक्विपमेंट्स, यानी कि फ़ोन ख़राब है, पता चल रहा है माइक में दिक्कत है, मेरी तो आवाज़ जा ही नहीं रही है वहाँ तक, उसकी आवाज़ आ रही है बस मेरे तक, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी ना हमारे बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल स्टेट भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सामने वाला नाराज़ है, इमोशन में है, तो वो अपनी बातों को रख नहीं पाता सही तरीके से। जब हम नाराज़ होते हैं, रोते हैं, तो या डिप्रेशन में होंगे तब हम सामने वाले को अपनी बात नहीं बता पाएँगे, ठीक है? तो ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। लैक ऑफ अटेंशन, हम किसी की बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपसे नहीं, आपको छोड़ के, आप तो यहाँ तक आए हो, कुछ लोग जो है स्किप कर कर के आगे जाते रहते हैं और फिर मुझे बाद में कमेंट करते हैं, "सर आपने ये तो बताया ही नहीं।" तो भाई पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, है ना? पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना भाई, इतनी मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा ना? सबसे पहले उसके बाद अ, टाइम ज़ोन जो है वो डिफ़रेंस हो सकता है कि पता चल रहा है इंडिया में तो दिन हो रहा है, अब किसी और देश में रात हो रही है। तो सामने वाला को नींद आ रही है, हम बात कर रहे हैं उससे मज़े में, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा और वो मन भी नहीं करेगा उसका बात करने का, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ठीक है? और ट्रस्ट की बात भी है, ठीक है? हमें सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होता है तो हम बात कहाँ करते हैं किसी से। अब जैसे कि कोई फ़ोन करता है हमें, कंपनी वाला बोलता है कि सर आप ये खरीद लो, ये मिलेगा आपको साथ में, ये होगा, वो होगा। तो आप फ़ोन काट देते हो, उससे बोलते भी नहीं हो। तो ये क्या है, कन्वर्सेशन में ब्रेक हो गया ना, बैरियर्स पैदा हो गए, क्योंकि आप जानते ही नहीं सामने वाले को कि क्यों बात करोगे उससे। और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होना भी एक गलत बात है। जैसे कि अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा कहानी सुना दूँ इस चीज़ के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, "सर और बताओ, और बताना चाहिए था, इसमें तो बहुत कम बताया है, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया।" अरे भाई छोटी-सी वीडियोज़ में क्या ही समझ लोगे भाई? मेरा तो बस ये रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ चीज़ों के बारे में। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके अंदर इतना ज्ञान तो होना चाहिए एटलीस्ट कि थोड़ा बहुत तो आपको पता हो चीज़ों के बारे में। ठीक है, मैंने इतने सारे पॉइंट लिख दिए हैं, ये भी कम पड़ रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आप अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई-वढ़ाई कर किया करो, बुक वगैरह पढ़ो, ठीक है? जब से तो आपको ध्यान लोगों को आता नहीं है, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, फिर बाद में दूसरों के उसमें जाके कमेंट जाके बोलते हैं कि तू सही पढ़ा नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो ख़ैर उन लोगों पे मैं ध्यान देता नहीं हूँ, वो लोग फालतू है अपने घर से। सेकंड चीज़ है लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब पूरी क्लैरिटी नहीं आती तब भी जो है बैरियर्स पैदा होते हैं कि अगर मैं आपको सब कुछ सही से ना समझाऊँ, तो भी आप दिक्कत में आ जाएँगे। देखो एक एक होता है ओवरलोड होना, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी मैं दे रहा हूँ तो भी वो आपको पकाऊ लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कम दे रहा हूँ तो भी पकाऊ लगेगा क्योंकि क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मैं बीच में रखता हूँ हमेशा, मेरा जो लेक्चर्स होते हैं वो बीच के होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है? मतलब समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, पर ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूँगा आपका, कहने का मतलब ये है। पुअर कम्युनिकेशन चैनल, अब कोई चैनल है जैसे कि हमारे बीच में इंटरनेट हो सकता है ना? यूट्यूब हो सकता है या कोई भी अलग अदर चैनल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, तो आप बीच-बीच में पता चला बफरिंग हो रही है, तो वो एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है हमारे बीच में, समझ में नहीं आएगा आपको फिर। लैक ऑफ फीडबैक, अगर आप लोग मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि
कमियाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो फीडबैक से यहाँ पे क्या मतलब है, अब जैसे कि किसी को आप फ़ोन करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी बात बता रहे हो सामने वाले को, अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देखो रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि एक सामने वाले को बताना होता है कि आप सुन रहे हो उसको, जैसे कि हाँ, हम करते हैं ना फ़ोन पे, सामने वाला बोल रहा है और हम सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। तो इसका मतलब होता है फीडबैक, हमें फीडबैक मिल रहा है तो हम आगे बोलते रहेंगे, अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो एक तरीके से वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है वहाँ पे बीच में, है ना? कम्युनिकेशन का मतलब दोनों तरफ से होता है, रिसीवर और सेंडर की तरफ से। मैंने बता रखा है इसका वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बार-बार बता रहा हूँ, आप जाके देख लेना ज़रूर, बहुत ज़रूरी वीडियोज़ हैं वो। उसके अलावा कल्चरल नॉर्म्स, अब धार्मिक प्रथाएँ हैं हमारे भारत में इतनी सारी, तो लैंग्वेज की वजह से भी दिक्कत आ जाती है कि उसको कुछ और लैंग्वेज आती है, हमें नहीं आती वो वाली, तो कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है? और हम बीमार हो सकते हैं, बीमारी की वजह से भी जो है हमारा ध्यान नहीं रहेगा बातों में, कहाँ से ध्यान रहेगा, बीमार है बंदा तो। ठीक है, उसके अलावा नॉन वर्बल क्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि गेस्चर है, आई कॉन्टैक्ट है, पर्सनल स्पेस है, इनकी वजह से ब्रेक हो सकता है। मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में अभी पीछे जो बताया था पहले पेज पे, मैंने आपको बताया था कि गेस्चर अगर हमारा सही नहीं होता है, तो भी सामने वाले को दिक्कत होती है हमसे बात करने में, ठीक है? और स्पेस हमारे बीच में बहुत ज़रूरी होता है। एक एक पर्सनल स्पेस बना के रखना आपके और हमारे बीच में बहुत ज़रूरी है बात करते समय, तो वो ज़रूरी चीज़ है। अगर हम चिपक रहे हैं किसी से तो वो बात नहीं कर पाएगा ना। पता चल रहा है सामने वाला अनकंफर्टेबल है आपसे, मैं किसी की एक पर्टिकुलर जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा एक ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपको एक प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए कह रहा है 5 मिनट की, तो शायद किसी को नहीं आता होगा तो इसलिए मैंने करा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रेज़ेंटेशन आपको कैसी बनानी है, आपको टॉपिक्स दिए हुए थे बहुत सारे, पर मैंने एक टॉपिक उठाया है, आपको बस एक दिखाने के लिए कि ये ऐसा करना है आपको, अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो। तो ग्लोबल वार्मिंग जो मैंने उठाया था को एक क्वेश्चन, देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पर है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में कहाँ पर आ गया? सेकंड क्वेश्चन में था ये, हाँ, यहाँ पे। ये कोई ये लिखा हुआ है, मेक अ 5 मिनट्स प्रेज़ेंटेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए थे यहाँ पे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो मैंने ये ले लिया। आपको जो मर्ज़ी लगता है जिस पे कि आप लिख सकते हो, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो, जैसे कि हम पीपीटी नहीं बनाते एक्सेल पे, एक्सेल पे पता नहीं पावर पॉइंट पे बनाते हैं, मुझे याद नहीं है अभी। तो उसको यहाँ पे जो है बनाना है आपको प्रेज़ेंटेशन को, ठीक है? ताकि आप उस पे बोल पाएँ, प्रेज़ेंटेशन दे पाएँ ऑब्वियसली। तो आप पीपीटी पे बनाएँगे उसको, पीपीटी दिया करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स 3 टॉपिक्स थे, ठीक है? जी20 अभी जो हुआ था, उस पे था और सोशल मीडिया पे था। उसके इम्पैक्ट वगैरह जो है टीनेजर्स पे, वो क्या हो सकते हैं। ये भी ईज़ी टॉपिक्स हैं वैसे तो, ग्लोबल वार्मिंग और अच्छा है, ठीक है? इस बार भी आने के चांस है तो इसमें मैंने ये वाला ले लिया। तो आपने क्या करना है, पहली स्लाइड जैसे कि हम स्लाइड्स देते हैं वहाँ पे, तो पहली स्लाइड जो होगी उसमें आपको सिर्फ़ एक बड़े से शब्द में, बड़े बोल्ड उसमें आपको टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है? और साथ में कोई स्लोगन लिख सकते हो आप, अगर अच्छा लगा है आपको, अगर आपको आ रहा है थोड़ा बहुत तो। एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो आपको उस हिसाब से रखना होगा। देखो, मैंने यहाँ पे स्केच यूज़ किया है, आपको नहीं करना है। मैंने बस दिखाने के लिए आपको एक इमेजिनेशन करने के लिए कि बोल्ड में लिखते हैं सबसे पहला वर्ड, तो आपको लिख देना है, ठीक है? वहाँ पे आप पेन से लिखेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, अगर आपके पास टाइम है, आप इसको सबसे लास्ट में करना जब आपके पास टाइम बच रहा हो। तो अच्छा-सा टाइम देके इसको आप सजा के जो है आप लिख सकते हो आराम से। और आपको जो है जैसे कि प्रेज़ेंटेशन होगी तो उसमें इमेज वगैरह भी लगती है ऑब्वियसली, तो एक ग्लोब की इमेज लगानी है आपको, अर्थ की। रेड अर्थ की इमेज लगानी है कि क्योंकि आपको ग्लोबल वार्मिंग दिखाना है, यानी कि रेड यानी कि एक तरीके से गर्मी का प्रतीक है ना वो, तो इसीलिए। उसके अलावा आपका नाम लिखना है आपको, उसके बाद आपकी डेट जो जिस तारीख को आप उसको बना रहे होंगे, ठीक है? ये पहली स्लाइड हो गई हमारी, जिस पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको द कोर प्रॉब्लम्स लिखनी है, यानी कि उसमें जो समस्या आ रही है, उनको लिखना है। CO2 को लेके जो समस्याएँ हैं, उनको लिखना है। जैसे कि मैंने क्या लिखा है शुरुआत में कि द अर्थ इज़ हीटिंग अप फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से जो अर्थ है वो हीट हो रहा है। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको एक छोटा-सा मतलब बता देना है कि क्या होता है, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चल जाए कि आपको ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पता है, ठीक है? द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ इज़ क्लाइमेट सिस्टम, मतलब बहुत समय से जब हीटिंग चल रही होती है तो वो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। उसके अलावा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो सकता है। इसमें क्या है, इट इट कीप्स आवर अर्थ, देखो ग्रीन हाउस जो होते हैं ना, वो गैसें जो होती है वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो हमारा एनवायरनमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उन ग्रीन हाउस को जो ग्रीन हाउस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बढ़ने का मतलब, अब कुछ गैसेज़ जो है ना वो एक लिमिटेड मात्रा में ही अच्छी लगती है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
तो हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि मीथेन है, अगर हम मीथेन बहुत ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ख़राब होगा, ठीक है? जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा कि कल्प्रिट्स यानी कि CO2 फ्रॉम बर्निंग, जब हम कोयला जलाते हैं, कुछ भी चीज़ जलाते हैं तो CO2 निकलता है, कोयला से निकलता है, ऑयल से निकलता है, गैस से निकलता है, ठीक है? तो ये हमारा जो है, एक मैंने आपको एक दी थी कि प्रॉब्लम क्या है, कि ये CO2 हमारे लिए प्रॉब्लम है आज, ठीक है? उसके बाद तीसरी स्लाइड में आप क्या लिखेंगे, विजिबल इम्पैक्ट, यानी कि इसके प्रभाव क्या हैं? तो प्रभाव में इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ फ्यू डिग्रीज, इट्स अबाउट आवर वर्ल्ड चेंजिंग। मतलब कुछ परसेंटेज बढ़ने से नहीं है, मतलब कुछ डिग्री बढ़ गया, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, उसका मतलब नहीं है। ये जो उससे भी बड़ा है, ये जो खतरा है हमारे लिए, उससे भी खतरनाक है ये चीज़, ठीक है? यानी कि इसमें क्या-क्या इम्पैक्ट होते हैं भाई, मेल्टिंग, हमारी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है? राइजिंग सीज़, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। एक्सट्रीम वेल्थ इवेंट्स, यानी कि बहुत जो है हमारी जो बहुत बड़ी स्तर पे जो इवेंट्स चलाए जा रहे हैं ना, स्वास्थ्य को लेके, तो वो एक खतरा पैदा कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा संख्या में। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो डैमेज हो रहा है धीरे-धीरे करके। बारिश की जो पैटर्न है वो बदल रही है। रेन पैटर्न जो उसको बोलते हैं वो चेंजेस हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एल नीनो, ला नीनो, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कभी-कभी नहीं पड़ती है, ठीक है? और कभी-कभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ जा रही है, कई जगहों पे, कहीं बर्फ़ पड़ जा रही है, कहीं पे पड़ ही नहीं रही है। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ये आपका इम्पैक्ट है। उसके बाद सेकंड स्लाइड जो है वो फोर्थ स्लाइड है, इसमें हमने ना बताया कि व्हाई डज़ इट मैटर टू अस, मतलब क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इट इज़ नॉट अ डिस्टेंस प्रॉब्लम, इट्स इफेक्ट अस, यानी कि कोई दूर की समस्या नहीं है, ये सभी के लिए है, ये सभी को इफेक्ट करेगी एक ना एक दिन। हमें जो लग रहा है जैसे कि आज हम पे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सभी पे होगा। हेल्थ की बात करें तो हीट रिलेटेड इलनेस आपको देखने को मिल रही है, लोग जो है बेहोश हो जाते हैं इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, और जो बीमारियाँ हैं वो भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। अभी कोरोना आया था, है ना? फूड सिक्योरिटी जो है, वाटर एबिलिटी, इकॉनमी को भी खतरा होता है। अब देखो भारत में बाढ़ आती है आए दिन, केरला जैसे क्षेत्रों में, तो उससे इकॉनमी को खतरा होता है ना हमारी भारत की, तो ये इकॉनमी को भी इम्पैक्ट कर देता है, ठीक है? और सबसे बाद में क्या लिखा है मैंने, कि सॉल्यूशंस भी हैं इसके लिए, हमें होप नहीं खोनी चाहिए। मैंने ये लिखा है कि हमें होप नहीं खोनी चाहिए, हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशंस भी है। जैसे कि हम रिड्यूस एनर्जी कर सकते हैं, जो कंजप्शंस है उसको हम कम कर सकते हैं। बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमें कम करना चाहिए, जैसा जितना पॉसिबल हो सके। पंखा खामा-खामा में चल रहा है, कोई घर में है नहीं तो पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम कर सकते हैं, जैसे कि ईवी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम वो कर सकते हैं। रिड्यूस और रीयूज़ और रिसाइकिल हम कर सकते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था। रिड्यूस मीट कमीशंस सबमिशन सॉरी। तो मीट वगैरह जो खाते हैं उससे भी बताते हैं कि CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो वो भी हम कम कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको थैंक यू करना है और फिर पूछ रहा है एनी क्वेश्चंस? ये आपका हो गया एंड इसको आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है? इसके अलावा और कोई अ, तरीका नहीं है इसको लिखने का, ठीक है? आपके एग्ज़ाम के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोज़ के लिए, और फीडबैक देना ज़रूर। सब्सक्राइब वगैरह आप कर ही लेंगे मुझे पता है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। टेक केयर।